अपने इष्ट देव श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके आरंभ करता हूँ आज का कार्यक्रम। श्री हनुमान जी महाराज के सिद्धपीठ स्थान सालासर धाम राजस्थान से मैं डॉक्टर अमित कुमार दाधीच आप सभी ज्योतिष विद्या प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के हमारे वीडियो का विषय है कि यदि किसी का जन्म समय शुद्ध नहीं हो तो हम शुद्ध जन्म समय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, किसी भी जन्म कुंडली में जन्म का समय शुद्ध होना बहुत ही ज़रूरी है। तभी आप जो प्रिडिक्शंस करेंगे, जो फलादेश करेंगे, वह सही हो सकते हैं। यदि जन्म समय शुद्ध नहीं होगा तो फलादेश गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जन्म समय शुद्ध करने के बहुत सारे तरीके हैं। बहुत से लोग व्यक्ति के लक्षण देखकर उसका चेहरा, उसकी हाइट, उसकी हेल्थ, शरीर पर कहाँ तिल का निशान है, कहाँ लहसुन का निशान है, कहाँ कोई घाव का निशान है, यह देखकर शुद्ध जन्म समय का अनुमान करते हैं। तो कोई व्यक्ति के स्वभाव से, उसके चाल ढाल से व्यक्ति के लग्न और नवमांश का निर्धारण कर लेते हैं। और हमारे ज्योतिष के पुराने ग्रंथों में तो बच्चे के जन्म लेने के तुरंत बाद ही उसकी कुंडली बनाई जाती और उसी समय उसका जन्म समय शुद्ध कर लिया जाता। वह किस आधार पर कि बच्चे का जन्म जिस कमरे में हुआ है वह घर के कौन सी दिशा में है, पूर्व में है, उत्तर में है, दक्षिण में है। तो हर लग्न में जन्म होने पर कुछ विशेष दिशा में कमरा होता है जिसमें जन्म होता है। और उसके अलावा बच्चे की माँ ने बच्चे को जन्म देने से पहले जो भोजन किया था वह किस तरह का था, मीठा था, नमकीन था, मिला जुला था। उस जमाने में दीपक हुआ करते थे, तो दीपक कौन सी दिशा में रखा हुआ था और उसमें कितना तेल था, उस आधार पे लग्न के अंश, काफ़ी अनेक विधियां हैं जो इस तरह से जन्म समय को शुद्ध करने के बारे में बताती है। फिर बहुत से विद्वान व्यक्ति के बड़े हो जाने पर उसके जीवन की घटनाओं को विंशोत्तरी दशा में दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा के आधार पर उसका एक्यूरेट जन्म समय निकाल लेते हैं कि फला घटना इस तारीख को हुई, जैसे शादी होना या संतान का जन्म होना या कोई भी महत्वपूर्ण घटना, किसी परिवार के व्यक्ति की मृत्यु होना, तो वह घटना कौन सी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा में घटित होगी, उसके आधार पर वह जन्म समय को एडजस्ट करके सही जन्म समय निकाल लेते हैं। और व्यक्ति के बड़े हो जाने के बाद उसके लग्न का निर्धारण तो बहुत ही सरल है, क्योंकि हर लग्न के कुछ विशेष गुण हैं और हर लग्न में हर नवमांश के कुछ विशेष गुण हैं। तो उसके आधार पर यह आराम से निश्चित हो जाता है कि इस व्यक्ति का यह लग्न होगा और यह नवमांश होना चाहिए। इसके अलावा बहुत से लोग प्रश्न कुंडली से व्यक्ति के जन्म समय का निर्धारण करते हैं कि जब व्यक्ति कुंडली लेकर आता है तो उस समय प्रश्न कुंडली बनाकर कि इनका यह लग्न सही है या नहीं है, कौन सा लग्न होना चाहिए। उसके भी कई तरीके हैं। जिनकी जन्म कुंडली बिल्कुल भी नहीं होती है, यह नष्ट जातकम ग्रंथ उसके बारे में बताता है कि इस व्यक्ति का जन्म इस समय होना चाहिए। फिर जब व्यक्ति प्रश्न करने आता है, अपनी जन्म कुंडली लेकर आता है, उस समय की प्रश्न कुंडली, उस समय के शकुन आदि का विचार कर कर भी जन्म समय बहुत से लोग निर्धारित करते हैं। और कृष्ण मूर्ति पद्धति केपी सिस्टम जो है उसमें कस्पल सबलोड के आधार पर जन्म के समय का सही निर्धारण किया जाता है। तो यह बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन आज हम इनमें से किसी भी विधि पर विचार नहीं कर रहे हैं। हमारी जो विधि है बहुत ही सरल है और सरल होने के साथ साथ एक्यूरेट भी है, परीक्षित भी है, मेरी आजमाई हुई भी है। और मेरी ही नहीं, बहुत से विद्वान ज्योतिषियों की आजमाई हुई भी है कि इस विधि से आप जन्म का समय एकदम शुद्ध प्राप्त कर सकते हैं। यानी लग्न की डिग्री कौन सी होगी वह एकदम सही पता लगा सकते हैं। हो सकता है 1-1.5 डिग्री का फ़र्क आ जाए, बस इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। ज्योतिष के क्षेत्र में डॉक्टर बीवी रमन जाना माना नाम है। डॉक्टर बीवी रमन की एक मंथली मैगज़ीन चलती थी, एस्ट्रोलॉजिकल मैगज़ीन, और उस मैगज़ीन में बहुत अच्छे अच्छे विद्वान लोगों के लेख आया करते थे। उन्हीं में से एक विद्वान थे HR शंकर। वास्तव में HR शंकर जी ने बहुत ही शोध कार्य किए ज्योतिष के क्षेत्र में, एस्ट्रोलॉजी में, और बहुत से मौलिक सूत्र उन्होंने दिए जो प्रैक्टिकली बहुत सही जाते हैं। उन्हीं के ही एक सूत्र का उपयोग करते हुए आज हम यह बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, जन्म के समय का सही निर्धारण करेंगे। HR शंकर कहते हैं, आप अपने लग्न की राशि, अंश, कला में से राहु के
राशि अंश कला घटाएं, माइनस करें। यानी जो लग्न की राशि, डिग्री, मिनट आ रहे हैं उसमें से राहु की राशि, डिग्री, मिनट घटाएं। देखिए यह कैलकुलेशन इतनी इजी है कि 5th क्लास का बच्चा भी इस कैलकुलेशन को कर सकता है, और यह हाथ से करेंगे तो मुश्किल से 2-5 मिनट का समय आपको लगेगा। और कुछ अच्छे सॉफ्टवेयर्स भी हैं जिनमें यह टूल है कि आप किसी भी ग्रह में से किसी दूसरे ग्रह के राशि अंश कला विकला को घटा के क्या रिजल्ट आता है वह निकाल सकते हैं। लग्न के राशि अंश कला विकला में से किसी भी ग्रह के राशि अंश कला विकला जोड़ना, घटाना, वह सब उसमें फीचर होता है, तो उससे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इतने महंगे सॉफ्टवेयर ख़रीदने की आपकी इच्छा नहीं है तो आपको मैं हाथ से करना भी यह सिखाऊंगा। बहुत इजीली आप यह कर पाएंगे और कोई बहुत समय नहीं लगेगा। तो देखिए सूत्र क्या है। सूत्र यह है कि लग्न की जो राशि है, अंश है, कला है, उसमें से आप राहु की राशि अंश कला को घटा दें, माइनस कर दें। फिर जो रिज़ल्ट आपको मिले वह जो राशि अंश कला होगा उसके ऊपर या उससे केंद्र में जब कोई गोचर में ग्रह जाएगा तो वह कुछ महत्वपूर्ण घटना करेगा। यानी उस समय में आपके जीवन में कोई महत्वपूर्ण घटना घटेगी। और ऐसा केवल राहु के लिए ही नहीं, लग्न के राशि अंश कला विकला में से आप शनि के राशि अंश कला भी घटाएं, और उससे जो रिजल्ट प्राप्त हो वहाँ पर या उससे केंद्र में जब कोई गोचर में बड़ा ग्रह जाएगा, जैसे शनि, बृहस्पति या राहु, तब कोई महत्वपूर्ण घटना घटेगी। इसी प्रकार लग्न की राशि अंश कला में से गुरु के राशि अंश कला विकला भी घटाएं, और फिर जो आपको रिजल्ट मिले उस राशि अंश कला विकला पर या उससे केंद्र में जो राशि अंश कला विकला आती है उस पर जब गोचर में कोई बड़ा ग्रह जैसे बृहस्पति, शनि या राहु जाएगा तो कोई बड़ी घटना आपके जीवन में घटेगी। इसे मैं प्रैक्टिकली आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगा, और बहुत ही सरल चीज़ है, बहुत इजीली आप समझ जाएंगे, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, और एक छोटा बच्चा भी यह समझाने पर यह काम कर सकता है। तो इस सूत्र को मैंने अनेक अनेक जन्म कुंडलियों में लागू करके देखा और बहुत ही सही परिणाम मुझे मिले। तो हम इस सूत्र का ही उपयोग बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में करेंगे। इस कैलकुलेशन के बारे में हम बात करें इसके पहले एक दो महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहूँगा कि आप राहु के जो राशि अंश कला विकला लें वह राहु का स्पष्ट मान लें, ट्रू वैल्यू लें। राहु के जो राशि अंश कला विकला होते हैं, डिग्री, मिनट, सेकंड्स होते हैं, वह दो आधार पर निकाले जाते हैं। एक तो औसत वैल्यू यानी मीन वैल्यू राहु की, और एक जो है ट्रू वैल्यू आती है, तो आपको ट्रू वैल्यू लेनी है। और दूसरा जो है अयनांश, तो आपको चित्रा पक्षीय अयनांश लेना है। फिर एक बात यह भी है कि आप यदि जीवन की सभी घटनाएं इसी से ही मैच करना चाहेंगे तो हो सकता है कि यह ना हो, क्योंकि बहुत सी घटनाएं दूसरे कारणों से भी घटती है कि आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह जितने डिग्री का है उतने डिग्री पर भी गोचर में जब कोई ग्रह जाता है तब भी वह महत्वपूर्ण होता है। और इसके अलावा यह जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इससे आपको 12 सेंसिटिव पॉइंट्स मिलेंगे, 12 सेंसिटिव पॉइंट्स मिलेंगे कि जहाँ पर ट्रांजिट में कोई प्लेनेट, बड़ा ग्रह, शनि, बृहस्पति या राहु में से कोई जाएगा तो मेजर इवेंट होगी, कोई बड़ी घटना घटेगी। केवल एक संयोग ही नहीं हो सकता कि उस डिग्री पर कोई ग्रह गया और जीवन में कोई बड़ी घटना घटी, जैसे विवाह हुआ या बच्चा हुआ उस समय में, या आपकी कोई बड़ी महत्वपूर्ण विदेश यात्रा हुई, या आपके परिवार में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की डेथ हुई। तो मैंने यह बहुत सी कुंडलियों में चेक किया है, तो 360 डिग्री में से केवल 12 डिग्री आपको निकाल के दी जाए और उन डिग्रीज़ पर जब कोई बड़ा प्लेनेट जाए तो महत्वपूर्ण घटना घटे, तो यह केवल कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और बहुत सारी कुंडलियों में ऐसा घटे, यह तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसका मतलब यह सूत्र एकदम सही है। अब जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति का जन्म समय शुद्ध कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके 3 बच्चे हों। तो जब उनका एक बच्चा जन्म लेता है उस समय में कोई बड़ा ग्रह इनसेंसिटिव पॉइंट्स पर होता है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि उनके बाकी जो 2 बच्चे जन्म लें उनके भी जन्म के समय कोई बड़ा ग्रह इनसेंसिटिव पॉइंट्स पर हो। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के जीवन की 10 घटनाएं लेते हैं, तो 10 में से 5, 6, 7 घटनाएं मैच कर सकती हैं इस सूत्र के आधार पर, और बाकी जो 2, 3, 4 घटनाएं हैं वह हो सकता है अन्य कारणों से घटी हों। और कई बार मैंने यह भी पाया है
कि यह जो राशि अंश कला विकला निकल रहे हैं एकदम एग्जैक्ट उसी डिग्री पर गोचर का ग्रह नहीं आकर उससे कुछ 1 आधा 1.5 डिग्री आगे पीछे हो सकता है। अब मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति का जन्म समय निकालना शुरू किया और आपने देखा कि जब भी कुछ महत्वपूर्ण घटना घटी तो उस समय में यह जो सेंसिटिव पॉइंट्स मैंने आपको बताए इनसे हर बार ही ग्रह 10 डिग्री की दूरी पर रहा है। तो उसे एडजस्ट करने के लिए आप जन्म का वह समय लें कि जिसमें लग्न की डिग्री चेंज हो जाए और यह जो डायोर्नल पॉइंट्स हैं, यह जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, यह उस डिग्री पर आ जाए जिस डिग्री में गोचर का ग्रह उस महत्वपूर्ण घटना के समय था। यह जो मैंने आपको बताया कि लग्न की डिग्री में से राहु की डिग्री माइनस करें और फिर जो रिज़ल्ट आए वह पॉइंट और उससे केंद्र के बिंदु का अर्थ है कि मान लीजिए कि आपने लग्न की डिग्री में से राहु की डिग्री घटाई और आपको प्राप्त हुआ कन्या राशि की 15 डिग्री। तो कन्या राशि की 15 डिग्री और कन्या से केंद्र में, तो कन्या से केंद्र में कौन कौन सी राशियाँ आती है? धनु राशि, मिथुन राशि, मीन राशि, यह भी कन्या से केंद्र में आती है। यदि आप कन्या लग्न बनाएंगे तो धनु, मीन, मिथुन ये राशियाँ भी केंद्र में आएगी। तो इन राशियों पर भी 15 डिग्री जो है वह सेंसिटिव पॉइंट होगा। इस सेंसिटिव पॉइंट को नाम दिया गया है डायूर्नल पॉइंट। कि जैसे यदि हम राहु से यह निकालेंगे तो हम कहेंगे राहु का डायूर्नल पॉइंट, और शनि से यह निकालेंगे तो उसे कहेंगे शनि का डायूर्नल पॉइंट। तो यह इन डायूर्नल पॉइंट्स पर जब गोचर में कोई बड़ा ग्रह जाता है तो बड़ी इवेंट होती है। तो अब आप यह देखें कि जिस व्यक्ति का जन्म समय आप शुद्ध कर रहे हैं, उसका विवाह कब हुआ, उसके संतान कब हुई, या उसने कोई महत्वपूर्ण काम कब शुरू किया, कोई नज़दीकी रिश्तेदार की मृत्यु कब हुई, तो वह सब महत्वपूर्ण घटनाएं जो हैं वह मैच करती हैं। तो आइए इसको एक उदाहरण से समझ। अब जैसे उदाहरण के लिए हम यह जन्म कुंडली लेते हैं और इस जन्म कुंडली में हमें शनि, राहु और गुरु के डायूर्नल पॉइंट्स निकालने हैं। तो हम लग्न की राशि, अंश और कला यानी राशि, डिग्री और मिनट में से शनि के राशि, डिग्री और मिनट माइनस करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं लग्न जो है वह मकर है और उसकी डिग्री 0 है और मिनट 28 हैं, और शनि जो है वह कर्क राशि में है और उसके 22 डिग्री और 22 मिनट हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें हम इस चीज़ को इस तरह लिखेंगे। अब देखिए, इनका मकर लग्न है, तो मकर लग्न होने का मतलब 9 राशियाँ पूरी तरह पार हो गई और मकर राशि में कुछ अंश पार हुए हैं। तो इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इस ढंग से लिखा जाएगा कि यहाँ हमने जैसे राशि, डिग्री, मिनट लिखा है और उसके नीचे राशि के नीचे 9 लिखा है। जबकि आप सोच सकते हैं कि मकर राशि तो 10वीं राशि होती है, तो यहाँ 9 क्यों लिखा? 9 इसलिए लिखा कि 9 राशिज पार हो गई हैं। 9 राशियाँ पार होने के बाद 10वीं राशि में 0 डिग्री और 28 मिनट का लग्न है। तो जितनी पार होकर अगली राशि में जितने डिग्री और मिनट पार हो जाएं वह हम लिखेंगे। इसी तरह शनि क्योंकि कर्क राशि में है, कर्क राशि में होने का अर्थ है कि उसने 3 राशियां पूरी तरह पार कर ली और चौथी राशि में वह 22 डिग्री का और 22 मिनट का है। तो यहाँ हमने शनि के आगे 3 राशि और डिग्री के नीचे 22 डिग्री और मिनट के नीचे 22 मिनट लिख दिए। तो अब हमें लग्न के जो राशि, डिग्री और मिनट हैं उसमें से शनि के राशि, डिग्री और मिनट माइनस करने हैं। तो यहाँ देखिए, हमने 28 में से 22 को माइनस किया तो हमें मिला 6। अब 0 में से 22 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए जब भी ऐसी स्थिति आए तो आप इसमें 30 प्लस कर दें। जो भी ऊपर नंबर हैं, जैसे यहाँ 00 हैं तो 00 में 30 प्लस कर दें तो 30 हो जाएगा। यह 30 कहाँ से आए? यह हमने राशि में से ले लिए। यह जो राशि में 9 लिखा है, इस 9 को हम 8 कर देते हैं और एक राशि में 30 डिग्रीज़ होती हैं, तो वह डिग्रीज़ हमने इधर ट्रांसफ़र कर ली और इसको हमने इस ढंग से लिख दिया, 00 की जगह 30 और यहाँ राशि में 9 की जगह ऊपर 8 लिख दिया। तो अब हमें 30 में से 22 माइनस करना है और यहाँ 8 में से 3 माइनस करना है। तो यह अपने को प्राप्त हो गया 0, 8 और 5। इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ निकला कि शनि का जो डायूर्नल पॉइंट है वह कन्या राशि में
8 डिग्री का है और 6 मिनट का है। तो यह कन्या राशि कैसे निर्धारित की? यह 5 आने का मतलब 5 राशियां पूरी तरह बीत गई और छठी राशि में 8 डिग्री। अब मान लीजिए कि यहाँ जो राशि में ऊपर संख्या लिखी है वह नीचे वाली राशि की संख्या से छोटी होती, तब यह आप कैसे घटाते? अगर ऐसी स्थिति बन जाए तो आप ऊपर वाली राशि संख्या में 12 जोड़ दें, क्योंकि कुल मिलाकर के 12 राशियां होती है, तो आप 12 जोड़ सकते हैं और उसके बाद नीचे जो राशि संख्या हो उसमें से उसे घटा दें। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह डिग्री और इससे केंद्र में पड़ने वाली डिग्रीज, तो यह कन्या राशि आई, तो कन्या राशि की 8 डिग्री हुई, तो उससे केंद्र में मिथुन राशि भी आएगी, उससे केंद्र में मीन राशि भी आएगी और धनु राशि भी आएगी। तो यह सभी राशियों में 8 डिग्री शनि का डायोरनल पॉइंट होगा। तो यह हमने शनि का डायोरनल पॉइंट निकाल लिया। अब हम राहु के डायोरनल पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमने लग्न लिखा 90028 और राहु की राशि, डिग्री और मिनट लिखे। क्योंकि राहु तुला राशि में है, 7वीं राशि होती है तुला राशि, तो हमने यहाँ 6 लिख दिया, क्योंकि 6 राशियाँ उसने पार कर ली और 7वीं राशि में वह 7 डिग्री और 39 मिनट का है। अब देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि 28 में से 39 माइनस नहीं हो सकता, तो यहाँ हम क्या करेंगे कि हम 28 में 60 ऐड कर देंगे, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो डिग्री में से 1 माइनस हो जाएगा और यहाँ जो मिनट्स लिखे हैं उसमें 60 ऐड हो जाएगा। तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पर 28 की जगह 88 हो जाता है। अब हमें 88 में से 39 माइनस करना है, लेकिन यहाँ जो डिग्रीज़ हैं इन डिग्रीज़ में से हमें 1 माइनस करना है, तो यहाँ ऑलरेडी 0 है तो -1 हो जाएगा। तो अब -1 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हम राशि में 1 कम कर देंगे, राशि में 9 की जगह 8 कर देंगे और उस राशि की डिग्रीज़ इसमें ऐड कर देंगे। तो एक राशि में 30 डिग्री होती है, तो 30 डिग्री -1 करेंगे तो 29 आ जाएगा, इसलिए हम इसको इस तरह लिख देते हैं 29 और यहाँ राशि की जगह 8। तो अब 29 में से 7 माइनस हो जाएगा और 8 में से 6 माइनस हो जाएगा, तो ये हमें राहु के डायोरनल पॉइंट्स प्राप्त हो गए। और इस राशि से केंद्रीय राशियाँ यानी कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि, उन राशियों में भी 22 डिग्री राहु का डायोरनल पॉइंट हुआ। इसी तरह हम जुपिटर का, बृहस्पति का भी डायोरनल पॉइंट निकाल लेते हैं। लग्न के राशि अंश कला में से बृहस्पति के राशि अंश कला घटा देते हैं। 28 में से 4 माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ 0 में से 28 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हम राशि में 1 कम कर देंगे, 9 की जगह 8 कर देंगे और यहाँ पर 0 में 30 जोड़ देंगे, क्योंकि एक राशि में 30 डिग्रीज़ होती हैं। तो 30 में से 28 माइनस हो गए और यहाँ 8 में से 0 माइनस होकर हमें प्राप्त हुए 8, 0, 2, 24। इसका अर्थ है कि जुपिटर की जो डायोरनल डिग्रीज़ हैं वह धनु राशि में 2 डिग्री है, और धनु राशि में ही नहीं, उससे केंद्रीय राशियां जैसे कन्या है, मिथुन है और मीन है, इनमें भी 2 डिग्री का बृहस्पति डायोरनल पॉइंट पर कहलाएगा। अब देखिए इस उदाहरण में यह जिनकी जन्म कुंडली है, इनके नानी जी का स्वर्गवास हुआ 23 मई 1996 को, और उस समय में जब हमने ट्रांजिट के प्लैनेट्स देखे तो हमने पाया राहु की डायोरनल डिग्री पर उस समय में ट्रांजिट का राहु था, एग्जैक्ट उसी डिग्री पर। और केवल राहु ही नहीं था, उस दिन गोचर का बृहस्पति भी, यानी ट्रांजिट ऑफ जुपिटर इज ऑल्सो ऑन डायोरनल पॉइंट ऑफ राहु। गोचर का बृहस्पति भी राहु के डायोरनल डिग्री पर था। फिर हम इनके जीवन की दूसरी घटना लेते हैं। इनका विवाह हुआ 24 जून 2003 को, 24 जून 2003 को। उस दिन गोचर में शनि एग्जैक्ट उतने ही डिग्री पर था जितने डिग्री पर इनका डायोरनल शनि है। और इनके बेटे का जन्म हुआ 18 सितंबर 2015 को, और उस दिन गोचर का राहु इनके शनि के डायोरनल पॉइंट पर था। उससे 1 डिग्री का फर्क था। इन्होंने पहली बार विदेश यात्रा की 8 मई 2010 को। 8 मई 2010 को इनकी पहली विदेश यात्रा हुई। तब इनके गोचर का बृहस्पति इनके बृहस्पति के डायोरनल पॉइंट पर था। उससे केवल 1 डिग्री का फर्क था। अब देखिए यह जो 1 डिग्री का फर्क आ रहा है, इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसे हम एडजस्ट करेंगे तो इनके विवाह का
और इनके नानी जी के स्वर्गवास का जो समय है वह जो एग्जैक्टली सही निकल रहा है, उसमें 1 डिग्री का फ़र्क आ जाएगा। और यह 1 डिग्री का फ़र्क करने पर इनका लग्न भी बदल जाता है। इनका मकर लग्न की जगह धनु लग्न हो जाता है। अब हम इनके जब लक्षण देखते हैं तो वह मकर लग्न के हिसाब से ही सही बैठते हैं, और इनके जीवन की घटनाएं दशा अंतरदशा के हिसाब से जब देखते हैं तो वह भी मकर लग्न के हिसाब से भी सही बैठती है। तो इसका अर्थ है कि इनका यह जो जन्म समय है सुबह 8:31, यह सही समय है। तो इस समय को मानकर हम इनकी कुंडली के फलादेश करें तो वह सब सही जाते हैं। लेकिन मान लीजिए इनके जन्म समय में थोड़ा फ़र्क होता तो हम देखते कि हर घटना में ही उस डायूर्नल पॉइंट से गोचर का ग्रह कुछ निश्चित दूरी पर होता, कि 5 डिग्री की दूरी पर, 10 डिग्री की दूरी पर। तो हम लग्न के अंशों को उस हिसाब से एडजस्ट कर लेते कि वह दूरी समाप्त हो जाए, क्योंकि यह जो डायूर्नल पॉइंट्स निकलते हैं यह लग्न की डिग्री में से ग्रह की डिग्री को माइनस करने पर निकलते हैं। तो यदि हम लग्न की डिग्री को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो डायूर्नल पॉइंट्स जो हैं वो कम या ज़्यादा हो जाएंगे। तो घटना के समय जब कोई मेजर प्लैनेट किसी राशि में किसी डिग्री पर था, हमें वह डिग्री अगर प्राप्त करनी है तो हम लग्न के अंशों को आगे पीछे करके वह डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, और वह जन्म समय इनका सही शुद्ध समय है, ऐसा कह सकते हैं। इस सूत्र को मैंने अपने जीवन में बहुत सी जन्म कुंडलियों में उपयोग किया है। इसके अलावा एक ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान आर सांथनम ने अपनी पुस्तकों में इस सूत्र के आधार पर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का उल्लेख किया है। वे भी इसी सूत्र का यूज़ कर कर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया करते थे। आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। यदि कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ बात पूछनी हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।